स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे प्लानिंग की डेवलपमेंट। अब जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंस जो है उसको मिली, तो सबसे पहले गवर्नमेंट का मेन एजेंडा क्या था? गवर्नमेंट का मेन एजेंडा था टू रिमूव पावर्टी, टू रिमूव पावर्टी। हमारी कंट्री 300 इयर्स तक ब्रिटिशर्स के अंडर, कॉलोनियल गवर्नमेंट के अंडर रही, और हमारी कंट्री से बहुत सी जैसे हम कहते हैं कि जो इनकम थी वो इनकम लंदन ब्रिटिश गवर्नमेंट को इसका फायदा हुआ। तो जब हमारी कंट्री न्यूली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कंट्री बनी, तो एट दैट टाइम इंडिया जो था एक पुअर कंट्री, एक जिसे हम कहते हैं कि लोगों की जो कंडीशन थी बहुत एक्सट्रीम थी, एंड रिहैबिलिटेशन की प्रॉब्लम, पार्टीशन की प्रॉब्लम के कारण हमारी कंट्री की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन सेटल नहीं। तो ये मेन प्रॉब्लम थी डेवलपमेंट के लिए कि गवर्नमेंट किस तरह से पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए, क्योंकि हर गवर्नमेंट का एक एजेंडा होता है। तो डेवलपमेंट के बाद गवर्नमेंट, कांग्रेस पार्टी जो फर्स्ट पार्टी यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की फर्स्ट गवर्नमेंट जो बनी, उनकी गवर्नमेंट 5 साल की जो गवर्नमेंट थी, उनकी गवर्नमेंट के आगे क्या एजेंडा था? उन्होंने क्या एजेंडा अडॉप्ट किया? टू रिमूव पावर्टी। पावर्टी को रिमूव करने के लिए, गरीबी दूर करने के लिए लोगों को क्या देनी पड़ती है? एम्प्लॉयमेंट। जब लोगों को जॉब मिलेगी तो लोगों को क्या मिलेगा? मनी। और मनी मिलेगी तो ऑटोमेटिकली उनकी फैमिली के जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कंप्लीट होंगी। ठीक है, तो इसके लिए पॉवर्टी रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट का मेन जो कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि कंट्री को क्या करना? इकोनॉमिकली डेवलप। इकोनॉमिकली डेवलप करने के लिए कंट्री में क्या होनी चाहिए? इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। पॉवर्टी तभी दूर होगी जब कंट्री में फैक्ट्रीज बनेंगी, इंडस्ट्रीज बनेंगी। ठीक है, और इस इंडस्ट्रीज पर कैसे बने? इंडस्ट्रीज कैसे बने, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज को प्रॉपर्ली डेवलप किया जाए? तो इसके लिए 1950 में गवर्नमेंट ने एक कमीशन, एक और कमीशन जो है वो बना, प्लानिंग कमीशन। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट ईयर, प्लानिंग कमीशन वाज फॉर्म इन 1950। क्या इसको टारगेट दिया गया प्लानिंग कमीशन को? कि पूरी कंट्री में सबसे पहले तो एरियाज देखो जो सबसे एक्सट्रीम पुअर हैं, जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट कम है, प्रॉपर डाटा सर्च करो, कलेक्ट करो, और उसके बाद प्लानिंग कैसे की जाए, कौन से सेक्टर्स में सबसे पहले प्लान किया जाए, एग्रीकल्चर में किया जाए, इंडस्ट्री में किया जाए, कैसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए, क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग की गई प्लानिंग कमीशन के द्वारा। प्लानिंग कमीशन को 1 साल लगा प्रॉपर कंट्री को प्रॉपर सर्वे करने में, और 1951 फर्स्ट 5 ईयर प्लान, FYP मतलब 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान का मतलब होता है 5 साल के लिए प्लान करना। 5 साल के लिए गवर्नमेंट प्लान करेगी, गवर्नमेंट ने कहाँ पे खर्च करना है, कहाँ से इनकम आएगी, कितना परसेंट, किस किस सेक्टर में किस तरह से डेवलपमेंट होगी। तो ये सारा प्लानिंग सिस्टम जो है वो फॉलो किया गया। अब इसके लिए इंडस्ट्रीज जो है वो कैसी होनी चाहिए? गवर्नमेंट होनी चाहिए कि प्राइवेट होनी चाहिए? क्या गवर्नमेंट की सारी इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट करेगी, सारी इंडस्ट्रीज प्राइवेट होंगी? इसके लिए फिर गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया? मिक्स इकोनॉमी मॉडल। मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल, क्या मतलब है मिक्स इकोनॉमी मॉडल का? मिक्स इकोनॉमी का मतलब होता है एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें गवर्नमेंट सेक्टर भी होगा और प्राइवेट सेक्टर भी होगा। यानी कि कुछ एरियाज गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, कुछ इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर यानी कि जो प्राइवेट पीपल होते हैं वो कंट्रोल करेंगे सिर्फ प्रॉपर्ली। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मिक्स इकोनॉमी। कई कंट्रीज ऐसी होती है जहाँ पे सारी इंडस्ट्रीज जो है वो प्राइवेट लोगों के हाथ में होती है, वहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती। कई कंट्रीज होती है जहाँ पे सारी फैक्ट्रीज गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है। लेकिन हमारी कंट्री में कौन सा मॉडल अडॉप्ट किया गया? मिक्स इकोनॉमी का मतलब है सम एरिया, सम सेक्टर्स विल बी जैसे कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल रेलवे, रेलवे क्या है? 100% गवर्नमेंट। वो आज की डेट में अगर कहते भी है कि चलो प्राइवेट ट्रेन है या कुछ है, लेकिन उस टाइम पीरियड में रेलवे जो था वो पूरा 100% किसके अंडर था? गवर्नमेंट के अंडर। कुछ एरियाज प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर का मतलब है कि कुछ ऐसी कंपनीज होंगी, ऐसी फैक्ट्रीज होंगी जो प्राइवेट सेक्टर भी कर सकते हैं। जैसे टिस्को, टिस्को एक प्राइवेट कंपनी है जिसमें एक इंटरप्रेन्योर खुद मनी लगाएगा, खुद इन्वेस्ट करेगा और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से दोनों ही सेक्टर्स यानी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर को मोटिवेट किया गया, और इस तरह से प्रोडक्शन, अल्टीमेटली इंडस्ट्रीज को बढ़ाना मतलब चीजों की प्रोडक्शन को बढ़ाना, प्रोडक्शन लेवल बढ़ा कंट्री में। यहाँ पे साइन है इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब होता है प्रोडक्शन इंक्रीज, चीजों को प्रोड्यूस किया गया,
ठीक है। और जब चीजों को प्रोड्यूस किया जाएगा, कौन प्रोड्यूस करेंगे? लेबर, फैक्ट्री वर्कर्स, इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, रोड्स कंस्ट्रक्शन, ब्रिजेस बनेंगी, फ्लाईओवर्स, कैनल्स, तो ये सारा होता है कंस्ट्रक्शन वर्क। बिल्डिंग्स बनी, स्कूल्स बने, हॉस्पिटल्स बनी, इंडस्ट्रीज बनी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इस तरह से जब प्रोडक्शन होगी तो धीरे धीरे किनको काम मिलेगा? जो लोग ब्रिक्स बेचते हैं, सीमेंट बेचते हैं और आयरन रॉड्स बेचते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बिकेंगे। तो धीरे धीरे सेक्टर्स जो होते हैं उसमें स्टेगनेंसी का मतलब होता है स्पीड मिलती है इकोनॉमी को, लोगों को धीरे धीरे काम मिलना शुरू होता है, और इस तरह से हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज को बढ़ाया गया। तो 1951 से लेकर धीरे धीरे प्लानिंग सेक्टर जो है या प्लानिंग कमीशन ने काफी प्लान्स जो है वो लॉन्च किए। उसके बाद फिर सेकेंड 5 ईयर प्लान, सेकेंड ईयर 5 ईयर प्लान कब आया? 1956 जो है वो सेकेंड 5 ईयर प्लान लॉन्च किया गया। ये भी सक्सेसफुल रहा। इसमें भी मेन गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा जो स्ट्रेस जो है इसमें किस पे दिया? हैवी इंडस्ट्रीज। हैवी इंडस्ट्रीज, कंट्री में हैवी इंडस्ट्रीज जैसे शिप बिल्डिंग, ट्रेन्स कंस्ट्रक्शन, जैसे रेलवे जो है वो कोचेस बनाना, जैसे कपूरथला फैक्ट्री है वहां पे रेलवे कोचेस बनाए गए हैं ना। तो ऐसे बहुत सी हैवी इंडस्ट्रीज जो हैं, एरोनॉटिकल्स, एरोप्लेन, ठीक है, बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज होती है तो इस तरह से डील करती हैं, ऑटोमोबाइल्स। तो इस तरह से हैवी इंडस्ट्रीज जो है हमारी कंट्री में उनको प्रॉपर डेवलप किया गया, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाए गए, कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। और स्टील, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है स्टील प्लांट लगाया गया, आयरन एंड स्टील प्लांट। और इसमें आपने कौन सा बताना है? भिलाई, भिलाई स्टील प्लांट इसी पर्टिकुलर कॉन्टिन्यूटी ईयर में बना, 1959 कहाँ पे बना? भिलाई, भिलाई स्टील प्लांट बना था 1959 में। 5 ईयर प्लान का मतलब 56 से 57, 57 से 58, 59, थर्ड ईयर में ये स्टील प्लांट बनके रेडी हो गया। और किसकी हेल्प से? रशिया। इसको स्टार्ट करने में हमारी कंट्री को किसने हेल्प की? यूएसएसआर, और इसको रशिया भी कहते हैं। यूएसएसआर और रशिया की हेल्प से हमारी कंट्री में भिलाई स्टील प्लांट लगा, और जिसके लगने से हमारी कंट्री में स्टील प्रोडक्शन, आयरन स्टील जो है, आयरन स्टील बेसिक इंडस्ट्री है, बाकी सभी इंडस्ट्रीज में ये यूज होता है। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारी कंट्री में गवर्नमेंट ने प्लानिंग की तरफ जो है वो स्ट्रेस दी। अब ये छत्तीसगढ़ में है भिलाई स्टील प्लांट, ठीक है। अब इसके बाद फिर हम करते हैं कि ये तो था जो इमीडिएटली यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद, इसके बाद और भी 5 ईयर प्लान्स बने, धीरे धीरे डेवलपमेंट हुई। लेकिन हम उसके बाद अब 59 के बाद आगे अब हम स्टार्ट करते हैं करंट, क्योंकि हम इतना डिस्कस नहीं कर सकते कि 59 के बाद फिर 5 ईयर प्लान्स कौन से हुए। अब हमने मेन डिस्कस करना है करंट सिचुएशन का मतलब होता है नेशन आफ्टर कितने साल हो गए, काउंट करो अपनी इंडिपेंडेंस को। वी गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 1957 और 1947 टू 20 अप्रोक्सीमेटली काउंट करो कितने इयर्स हो गए, 75, ठीक है। तो अब हमने पढ़ना है कि 75 ईयर्स, 75th इंडिपेंडेंस, आजादी का अमृत महोत्सव हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो क्या आज भी हम 100% डेवलप हैं हम? नहीं। क्यों नहीं है? अब वो रीजन हमने बताना कि इतने सालों के बाद भी आज हमें, मतलब सोचो कि ब्रिटिशर्स को गए हमारी कंट्री में मोर देन 75 ईयर्स हो चुके हैं, बट स्टिल वी आर नॉट सफिशिएंट इंडिपेंडेंट। हम अभी भी इंडिपेंडेंट नहीं है। रीजन क्या है? पॉपुलेशन। प्रॉब्लम क्या है? हमारी कंट्री की पॉपुलेशन। हमारी कंट्री की पॉपुलेशन जो है वो कितने नंबर पे? नंबर 2। नंबर 1 पे कौन है? चाइना, ठीक है। हाईएस्ट पॉपुलस कंट्री यानी कि चाइना है, और सेकंड है हमारी सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अब हमने ऐसी प्रॉब्लम्स बतानी है कि 75 ईयर्स के बाद, इसमें आपकी बुक में लिखा है 60 है ना, पुरानी प्रिंटिंग है, तो हम करंट लेंगे, करंट प्रॉब्लम्स। एक हमने लिया इमीडिएटली इंडिपेंडेंस के बाद की प्रॉब्लम्स, तब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को क्या प्रॉब्लम आई थी। अब हमने बताना है हमारी कंट्री की करंट प्रॉब्लम्स क्या हैं और हमारी कंट्री एट प्रेजेंट क्या है। तो दोनों ही हम पढ़ेंगे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव।
एक तरफ हम पढ़ते हैं पॉजिटिव और दूसरी तरफ हम पढ़ते हैं नेगेटिव। पॉजिटिव की बात करें तो कुछ वर्ड्स माइंड में याद रखो कि हमारी कंट्री बेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है। बेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री, वी आर वेरी लकी कि हम कौन सी कंट्री में हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री। आज तक भी हमारी कंट्री में इंडिपेंडेंस के 75 इयर्स के बाद भी डिक्टेटर रूल नहीं आया। लेकिन आपको पता है बहुत सी कंट्रीज में डिक्टेटर रूल आया, जैसे हिटलर, या और बहुत सी ऐसी कंट्रीज है जैसे तालिबान कंट्रोल है ना, अफगानिस्तान के ऊपर आया, या फिर बहुत सी ऐसी कंट्रीज है जो कंट्रीज अलग अलग पार्ट्स में बट गई। लेकिन हमारी कंट्री ही एक ऐसी कंट्री है जिसमें इतनी सारी रीजनल डिस्पैरिटीज होने के बावजूद भी, इतनी सारी लैंग्वेजेस होने के बावजूद भी आज भी हमारी कंट्री क्या है, इंटेग्रल है। तो ये है बेस्ट। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है पीपल्स ओन गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, पीपल्स ओन गवर्नमेंट, जिसमें लोग इलेक्शंस के द्वारा अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं। These days you can see, अभी उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हुए हैं, फर्स्ट फेज हुआ है, अभी पंजाब में इलेक्शन होने हैं। कैसे लीडर्स आपके घरों में आते हैं वोट मांगने के लिए, है ना, कन्विंस, आपके घर के पास आते हैं, आपसे वोट मांगते हैं। क्या ऐसा पहले होता होगा मोनार्की के टाइम में, किंग्स कभी प्रजा के पास जाते होंगे? नो। लेकिन आपके रूलर्स, आपके रिप्रेजेंटेटिव्स आपके पास आते हैं कि आप उनको चुनो। तो दैट इज द बेस्ट। हम ये कह सकते हैं कि आज भी हमारी कंट्री का ये पॉजिटिव है कि अभी भी हमारी कंट्री में डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर मेंटेन है। नंबर 2, और बेस्ट पार्ट क्या है, सेकुलरिज्म। इसका मतलब क्या है, इन आवर कंट्री ऑल पीपल आर फ्री टू अडॉप्ट एनी रिलीजन। सेकुलरिज्म का मतलब होता है नो स्टेट रिलीजन, यानी कि किसी भी रिलीजन को गवर्नमेंट जो है वो स्टेट रिलीजन नहीं बनाती है। ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, किसी भी रिलीजन को स्पेशल पावर्स नहीं मिली गई है, सबको बराबरी का दर्जा मिला गया। ठीक है। थर्ड, फिर हमने बताना है हमारी कंट्री की जुडिशरी, सबसे इंडिपेंडेंट जो है, पावरफुल जुडिशरी, पावरफुल जुडिशरी। ये पाकिस्तान में नहीं है, तो हाउ वी आर बेटर देन पाकिस्तान? पाकिस्तान में सेकुलरिज्म नहीं है, वहां पे क्या है, स्टेट रिलीजन क्या है, इस्लाम। ठीक है, तो वी आर बेटर देन पाकिस्तान, वी आर बेटर देन श्रीलंका। श्रीलंका में एक ही लैंग्वेज है, सिन्हाला। आज भी श्रीलंका में एक ही लैंग्वेज है, सिन्हाला, वो उसी को प्रमोट करते हैं। जो सिन्हालाज हैं उन्हीं को टॉप पोजीशंस मिलती हैं, जो सिन्हालाज हैं उन्हीं को जॉब मिलती है, जो सिन्हालाज हैं उन्हीं को यूनिवर्सिटी की टॉप पोजीशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड वही आती है। और अगर कोई तमिल फर्स्ट सेकंड थर्ड आया भी होगा, उसको क्या कर देते हैं, क्या करते हैं, उसका रैंक रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, बिलो कर देते हैं। तो ये हमारी कंट्री में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी कंट्री का बेस्ट पार्ट है। पावरफुल जुडिशरी मैंने कल ही बताया था कि हमारी कंट्री में जजेस जब भी डिसीजन देते हैं, दे नीड नॉट टू टेक परमिशन फ्रॉम लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर। हमारी कंट्री में जुडिशरी फेयर है, वो अलग बात है, डिले हो जाता है। डिले का मतलब क्या है कि केस कई बार बहुत साल लंबे चलते हैं, 9 इयर्स 10 इयर्स 15 इयर्स हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारी कंट्री में जुडिशरी फेयर है। अगर कोई रिच पर्सन या पुअर पर्सन सेम क्राइम करते हैं तो पनिशमेंट विल बी गिवन सेम पनिशमेंट होती है। ठीक है, चाहे बहुत लंबा जो है उनका स्ट्रगल होता है, लेकिन फिर भी सेम। उसके बाद फिर हमने क्या बताना है, हमारी कंट्री में कुछ लोगों को रिजर्वेशन दी गई है। रिजर्वेशन किनको दी गई है, वीकर सेक्शंस, वीकर सेक्शंस। रिजर्वेशन मींस SC ST और OBC, ताकि जिनको पहले अनटचेबल्स कहा जाता था, आज इनको सोसाइटी में किसी भी तरह से एम्बैरेसमेंट फील ना हो, इसीलिए कुछ सीट्स इनके लिए रिजर्व की गई हैं। इवन विमेन के लिए भी सीट्स रिजर्व की गई हैं, कुछ सीट्स रिजर्व की गई हैं विमेन के लिए, ताकि विमेन भी आगे आए। जैसे पंच, सरपंच, विलेज एरिया में 1/3 सीट्स, कितनी सीट्स 1/3 सीट्स जो है वो रिजर्व की गई है, 1/3 विमेन के लिए सीट्स रिजर्व की गई है। तो ये भी हमारी कंट्री का एक पॉजिटिव है कि यहाँ पे हमारी कंट्री में जो है वो सीट्स रिजर्व की गई है, विमेन को भी पार्टिसिपेशन मिलती है पॉलिटिक्स में। देन है फेयर इलेक्शंस, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। कई कंट्रीज में क्या करते हैं लोग, जिनको वोटिंग करते हैं ना, लोगों का जो भी रिजल्ट होता है वो दिखाया ही नहीं जाता, वोटिंग चेंज हो जाती, EVM चेंज हो जाती है। लेकिन हमारी कंट्री में ऐसा नहीं है, लोग जिनको वोट करते हैं उसके बाद EVMs को प्रॉपर्ली सील कर दिया जाता है,
ईवीएम क्या होती है? जिसपे वोट डाला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, तो जिस दिन इलेक्शन होगा ना 20th को, जब आपके पेरेंट्स जाएंगे तो आप उनके साथ जरूर जाना, वहां पे देखना एनवायरनमेंट कैसा होता है, कैसे बूथ बनते हैं। जैसे रूम जाएंगे तो यहाँ पे एक साइड पे कैबिन होता है, वो उसको ब्लैक कलर से कवर करते हैं, उसके अंदर ईवीएम होती है, तो ओनली योर पेरेंट्स कैन गो। आपके फादर जाएंगे वहां पे, उनके जैसे एक इंक लगा दी जाती है ताकि अपना वोट रिपीट ना करें। उसके बाद अंदर ईवीएम होती है, उसमें एक तरफ लीडर्स के नेम होते हैं, एक तरफ उनका सिंबल होता है। सिंबल किन के लिए होता है? जो, हाँ, एक तो आपको पता लग जाए, दूसरा कई लोगों को ना, कई हमारी कंट्री में इलिटरेट है, जिनको पता ही नहीं है लीडर का नाम, वो पढ़ ही नहीं सकते। सिंबल किसके लिए होता है? बेसिकली सिंबल उनके लिए होता है। सपोज अगर आपको कोई कहता है ना कि हाथ पे वोट लगाओ, हाथ पे वोट लगाओ मतलब किसको लगाओ? कांग्रेस को। लोटस पे वोट लगाओ तो किसको लगाओ? बीजेपी। ब्रूम पे वोट लगाओ तो आम आदमी पार्टी। तो कई लोगों को पार्टी का नाम पढ़ना नहीं आता, कईयों को लीडर का नाम नहीं पढ़ना आता। सपोज है कि लीडर है, वो ये कहे कि हाँ जी आपने मेरे नाम पे वोट करना है, तो उस पर्सन को पढ़ना नहीं आएगा। इसलिए हमारी कंट्री में दोनों एस्पेक्ट्स को देखते हुए, एक तरफ लीडर का नाम होता है, दूसरी तरफ क्या होता है? उसका सिंबल। ये रीजन है कि सिंबल्स क्यों रखे जाते हैं। तो हमारी कंट्री में क्या होता है, हम जिनको वोट डालते हैं, तो फेयर, फेयर का मतलब क्या होता है? बाद में जिस दिन वोटिंग खत्म हो जाती है, 9 to 5 वोटिंग होती है, 5 बजे के बाद सारी की सारी ईवीएम्स को लॉक कर दिया जाता है। लॉक का मतलब क्या है? कि कोई भी उनको ओपन नहीं करेगा। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग शुरू होती है, और इसमें कोड होता है ना, कोड हर एक का अलग अलग होता है। उसको लॉक कर देंगे ताकि उसके साथ कोई छेड़खानी मतलब ना करे, ना कोई वोट चेंज ना करे, बहुत सीक्रेट होता है ये। और उसके बाद ये जो है सारी की सारी ईवीएम्स किसी एक सेफ प्लेस में भेज दी जाती हैं, और जिस दिन काउंटिंग होती है, फेयर, फेयर का मतलब क्या है? कि लोगों ने जिसको वोट किया है, कोई भी किसी भी तरह से चेंजेस नहीं होते। लेकिन कई कंट्रीज में ऐसा होता है, आप 9th में आगे जाके पढ़ोगे, बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे फेयर इलेक्शंस नहीं होते। तो इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस वी कैन से दैट वी आर वेरी लकी दैट वी आर लिविंग इन इंडिया। लेकिन अब हमेशा क्या आते हैं, हर चीज के क्या होते हैं? प्रॉज एंड कॉन्स। कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज। तो अब हम पढ़ेंगे कि इंडिया के 75 ईयर्स के बाद भी हमारी कंट्री अभी तक फुली इंडिपेंडेंट नहीं है। रीजन क्या है? इसका रीजन सेम बताएंगे। नंबर 1 सबसे बताओगे आप, पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन। अब हमने करंट प्रॉब्लम्स बतानी है। ओवर पॉपुलेशन क्या है? हमारी कंट्री आप बताओगे सेकंड नंबर पे है वर्ल्ड में। जितने नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा होंगे उतना क्या होगा? इट विल बी डिफिकल्ट फॉर गवर्नमेंट टू गिव यू जॉब्स। तो यही रीजन है कि हमारी कंट्री से यूथ अब कहाँ जा रहा है? फॉरेन कंट्रीज जा रहा है, क्योंकि उनको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज नहीं मिल रही। तो ये क्यों है? रीजन क्या है? इतना पढ़ने के बाद भी, इतनी सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लेने के बाद भी जो यूथ है उनको प्रॉपर जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से जॉब्स या फैसिलिटीज नहीं मिल रही है। और जिसका रीजन है, जिसके कारण हमारी जो पॉपुलेशन, हमारा जो यूथ है, मैंने अभी आपको पॉपुलेशन पिरामिड पढ़ाया कि हमारी कंट्री का वर्किंग, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमारी जो वर्किंग यूथ है, जो मिडिल क्लास, मिडिल मतलब जो 15 ईयर से अबव है, ये क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? ये माइग्रेशन, दे आर माइग्रेटिंग फ्रॉम इंडिया टू अदर कंट्रीज इन सर्च ऑफ बेटर एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज। ठीक है, ये प्रॉब्लम है हमारी कंट्री की। अब हमारी गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि क्या करे? यूथ को क्या दे? होल्ड करके रखे, एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज दें, और उनको ऐसी ट्रेनिंग दें ताकि वो कंट्री छोड़कर ना जाए, बल्कि कंट्री के अंदर रहकर ही अपनी कंट्री के लिए डेवलप करें। अब हम कई बार कहते हैं ना कि हाँ जी इतना ज्यादा बच्चे जा रहे हैं, आप खुद सोचो कि जिस कंट्री को बचाने के लिए हमारी कंट्री के फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी सेक्रीफाइस दी, आज यही बच्चे अपनी कंट्री में नहीं रह रहे, कहाँ जा रहे हैं? कंट्री से बाहर। हाँ जी बच्चे, हाँ पर चाइनीज दे आर हाँ, पर इंडिया, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? यूथ की प्रॉब्लम है। चाइनीज जो लोग है ना, वो कंट्री छोड़कर नहीं जाते, कुछ भी हो दे विल सर्वाइव देयर। और चाइना में क्या है? फैक्ट्रीज बहुत ज्यादा है, सोशली कंट्रोल है, गवर्नमेंट कंट्रोल है। यहाँ पे क्या होता है? मिक्स इकोनॉमी है, लेकिन चाइना में मोस्टली जो जितनी भी इंडस्ट्रीज है ना, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में। तो वहां पे मिक्स इकोनॉमी नहीं है, वहां पे कम्युनिज्म। आप देखा कोविड वायरस का जो स्प्रेड है वो चाइना से हुआ, लेकिन बाद में चाइना ने, अपने गवर्नमेंट ने, अपनी कंट्री में क्या हुआ ये न्यूज में नहीं आया, बिकॉज वहां पे मीडिया किसके अंडर है? गवर्नमेंट के अंडर।
तो कोई भी न्यूज चाइना की आपको नहीं मिलेगी जब तक वो गवर्नमेंट उसको डिक्लेयर नहीं करेगा। लेकिन हमारी कंट्री में ऐसा नहीं, हाँ नहीं किया ना। अभी तो कह रहे हैं ना कि जब उनको पता लगा कि चाइना का नाम नंबर 1 पे आ गया तो उन्होंने अपने मीडिया को इतना कंट्रोल कर लिया कि बाद में उन्होंने ये भी नहीं शो किया कि चाइना में नंबर ऑफ डेथ कितनी हुई। कभी आपने देखा कि चाइना के लोग अपनी कंट्री को अपोज कर रहे हैं? कभी भी नहीं। हमारी कंट्री में देखा है क्योंकि हमारी कंट्री में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन चाइना के क्या है, चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना में एक ही पार्टी है, कौन सी पार्टी? कम्युनिस्ट पार्टी। एक ही पार्टी है वहां पे और वही पार्टी चाइना को कंट्रोल करती है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि हमारी कंट्री में क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम इज देयर, तो जिसके कारण हमें हमारी कंट्री में प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, रूट कॉज है, जिसके कारण हमारी कंट्री में पॉपुलेशन हाई होने के कारण जो लोग हैं वो यहाँ पे नहीं बल्कि कहाँ जा रहे हैं, फॉरेन कंट्री। ये मेन करंट प्रॉब्लम है, ठीक है। इसके अलावा सेकंड और क्या प्रॉब्लम है, स्टिल चाहे हमारी कंट्री में 75 इयर्स यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारी कंट्री में अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दिया है, बट स्टिल पीपल दे आर फॉलोइंग कास्ट सिस्टम। अभी भी विलेज एरियाज में या लोगों ने अभी भी कास्ट सिस्टम को फॉलो किया हुआ। लोग अभी भी अपने जो है वो लोअर कास्ट से हेट करते हैं। अभी भी कई विलेज एरियाज में यूपी बिहार की तरफ पब्लिक एक्सेस नहीं है, वाटर फैसिलिटी नहीं है इन लोगों को। अभी भी इन लोगों को विलेज एरियाज के बाहर इनके क्रिमेशन ग्राउंड अलग होते हैं इन लोगों के। स्टिल चाहे ये अनटचेबिलिटी जो है वो अबॉलिश कर दी है, लेकिन अभी भी आज भी जो लोग हैं वो कास्ट सिस्टम को फॉलो करते हैं, ठीक है। ये आपने देखा होगा, अच्छा न्यूज़पेपर आप देखते होगे, न्यूज़पेपर में क्या होता है, कास्ट के अकॉर्डिंग नेम्स होते हैं। मैट्रिमोनियल कॉलम में क्या होता है मैट्रिमोनियल कॉलम? आपने देखा कभी न्यूज़पेपर में मैट्रिमोनियल कॉलम? हाँ, जिसमें मैरिज की एड दी जाती है, बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, गर्ल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। लेकिन लोग अपनी कास्ट में ही मैरिज करते हैं, है ना। आज भी मैरिज करने के लिए क्या पूछी जाती है, कास्ट। और अगर आउट ऑफ कास्ट, उसको बोलते हैं आउट ऑफ कास्ट। अगर कोई कास्ट से बाहर मैरिज करता है उसको क्या बोलते हैं, आउट ऑफ कास्ट। आउट ऑफ कास्ट का मतलब इसने कास्ट से बाहर जाकर मैरिज की। और विलेज एरियाज में तो वो क्या करते हैं, सोशल बॉयकॉट कर देते हैं। सोशल बॉयकॉट का मतलब क्या होता है, फैमिली को बुलाते ही नहीं। मतलब उन्होंने क्या किया, आउट ऑफ कास्ट मैरिज की है, उन्होंने सोसाइटी से बाहर जाकर किया, ठीक है। तो ये भी इसका मतलब क्या है, इन स्पाइट ऑफ एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी स्टिल मैनी पीपल दे आर फॉलोइंग कास्ट सिस्टम इन आवर कंट्री। क्लियर, ये आपने मेन बताना। थर्ड, हाँ ऐसा है, कई एरियाज में है जिसमें मारा भी जाता है ना, तो स्टिल हमारी कंट्री में ही होता है। थर्ड, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मैन एंड विमेन, मैन वर्सेस विमेन। कहने को गवर्नमेंट कहती है, कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है ऑल आर इक्वल, लेकिन कई ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, कई ऐसी फैक्ट्रीज हैं जो जॉब देते हुए ना वो ये देखते हैं कि किसने अप्लाई किया है, गर्ल ने अप्लाई किया है या बॉय ने अप्लाई किया है, मैन ने अप्लाई किया है, वुमेन ने अप्लाई किया है। वो मैन को जॉब देंगे चाहे नंबर सेम है या रैंक सेम है। क्यों, रीजन क्या होता है, उनको ये लगता है कि जो मैन है दे कैन गो फॉर फील्ड वर्क, वो रात को भी जॉब कर सकते हैं, नाइट शिफ्ट भी कर सकते हैं, अगर उनको कंट्री से बाहर भेजना पड़ेगा तो भी जा सकते हैं, सिटी से बाहर भेजना तो भी जा सकते हैं। इसीलिए हमारी कंट्री में अभी भी कुछ ऐसे गवर्नमेंट जॉब या कुछ ऐसे जॉब्स हैं जिसमें मैन और वुमेन के बीच में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। क्योंकि यूजुअली लोगों को ये लगता है कि जो लड़कियां हैं, जो विमेन है, वो फिजिकली क्या है, वीक एज कंपेयर टू बॉय। तो ये भी एक रीजन। अच्छा, पॉलिटिक्स की बात देख लो, आप जितने भी देखोगे ना एमएलए, आपने सभी जेंट्स का ही देखा होगा, मैन। बहुत रेयर है जो विमेन कैंडिडेट्स होंगे। क्या रीजन है पॉलिटिक्स में, क्यों? आपने अच्छा आप भी अपने एरिया में देखो, मोस्टली एमएलए कौन है, मैन है, तो वुमेन क्यों नहीं है? रीजन क्या है, क्या रीजन है? रीजन क्या है? नंबर 1, एक तो सोसाइटी ये सोचती है कि वुमेन एमएलए लीडर है, क्या ये हमारे लिए काम कर पाएंगे, मैन ज्यादा अच्छी तरह से कर पाएंगे। सेकंड क्या है, फैमिलीज। अगर गर्ल्स अपनी फैमिली में ये कहे कि मैं बड़ी होकर लीडर बनूंगी, क्या आपके पेरेंट्स एक्सेप्ट कर लेंगे आपको? अगर आप बोलोगे कि मैंने एमएलए बनना है, मैंने एमपी बनना है, मैंने लीडर बनना है, ये जॉब बहुत डिफिकल्ट है। पॉलिटिक्स इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। तो इसीलिए आजकल के टाइम पीरियड में बहुत ऐसे रेयर हैं, मेन कैन गो फॉर पॉलिटिक्स बट वुमेन कांट। तो वुमेन को लगता है सेफ जॉब ऐसी होनी चाहिए जिसमें सोसाइटी में अंदर रह के आप जॉब करो। लेकिन अगर वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं तो उनको फैमिली से बाहर जाकर इवन
आउट ऑफ सिटी भी जाना पड़ेगा, आउट ऑफ कंट्री भी जाना पड़ेगा, जो एक फैमिली में रहकर वो ऐसा नहीं कर पाते। तो मेन जो है दैट कैन गो, तो वो ज्यादा अच्छी तरह से कर पाते हैं एज कंपेयर टू वुमेन। और क्या प्रॉब्लम्स हैं एट प्रेजेंट, टेल मी एनी अदर प्रॉब्लम? हाँ जी, एनी अदर प्रॉब्लम? वाइड गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, रिच वर्सेस पुअर, सेम प्रॉब्लम। आज भी एक तरफ देखो अंबानीज, बिरलास, टाटास, वाडियास, अल्ट्रा रिच पीपल आर लिविंग इन आवर कंट्री, जिनके अपने प्राइवेट जेट हैं। दूसरी तरफ क्या है, बॉम्बे के स्लम एरियाज, धारावी। बॉम्बे में एक ऐसा एरिया है जो स्लम एरिया है, धारावी बोलते हैं। नंबर ऑफ यू कैन से पीपल आर लिविंग देयर विदाउट एनी फूड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर फैसिलिटी प्रॉब्लम। तो आप खुद सोचो कि हमारी कंट्री में वो भी तो चाहे सिटीजन्स हैं, एंड नंबर ऑफ बेगर्स आर। आप देखोगे कि आप इंडिया में कितनी ऐसी रोड्स है जहाँ पे आप बेगर्स को देखते हो, वो भी तो कंट्री का सिटीजन है, लेकिन ना उनके पास आधार कार्ड है, ना उनके पास किसी तरह से एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी, क्योंकि हमारे यहाँ पे राइट टू वर्क ही नहीं है। कई कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे लोगों को क्या दिया गया है, राइट टू वर्क। अगर उनको काम नहीं मिलता तो दैट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। और आपको पता है, अगर वो फ्री, अगर उनको काम नहीं मिलता तो गवर्नमेंट देती है उनको मनी। फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है, मंथली डॉलर्स मिलते हैं। इफ दे आर अनएम्प्लॉयड ना, तो दे गवर्नमेंट विल प्रोवाइड दैट। इसी लोग फॉरेन कंट्रीज में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि वहां पर अगर वो सिटीजनशिप मिल जाएगी ना उस कंट्री की, तो वहां पे अगर वो उनको जॉब नहीं भी मिलती तो उनको एटलीस्ट गवर्नमेंट की तरफ से क्या मिलेगा, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सेकंड थिंग क्या है, मेडिकल फैसिलिटी। हमारी कंट्री में मेडिकल फैसिलिटी कितनी कॉस्टली है। हाँ, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में मेडिकल फैसिलिटीज, वहां पे क्या है, राइट टू हैव मेडिकल फैसिलिटी। लोगों के पास अगर वो टैक्स देते हैं तो उनको मेडिकल फैसिलिटी मिलती है। अगर कोई पर्सन फोन करता है ना कि हाँ जी आई वांट मेडिकल हेल्प, तो चाहे जैसे मर्जी हो, अगर ट्रैफिक जैम है तो वो हेलीकॉप्टर से उस पर्सन को लेकर जाएंगे। मतलब इतनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है। एंड थर्ड नंबर पे है सबसे ज्यादा सेफ्टी किनके लिए है, हैंडीकैप, ओल्ड एज एंड चिल्ड्रन, बच्चों की। वहां पे क्या होता है कि जितनी भी बिल्डिंग्स है ना, सभी बिल्डिंग्स में जितने भी ओल्ड एज हैं उनके लिए प्रॉपर जो है वो व्हील चेयर प्रोवाइड की जाती है। तो बिल्डिंग्स में भी प्रॉपर जो है वो रैंप्स होते हैं ताकि उनके लिए प्रॉपर जो है वो व्हील चेयर से फैसिलिटी उनको प्रोवाइड की जाए। एंड इवन बच्चों के लिए भी फैसिलिटीज हैं, वहाँ मेडिकल फैसिलिटीज फ्री हैं। तो यही रीजन है हमारी कंट्री में इन चीजों के कारण, क्योंकि एक तरफ बहुत ज्यादा रिच हैं जिनको ओवर फैसिलिटीज मिली हुई हैं, एक तरफ क्या है, पुअर जिनको फैसिलिटीज नहीं मिली है। ये हमने सिविक्स में एक टॉपिक पढ़ा है, कौन सा, वाटर फैसिलिटी का पढ़ा है, पब्लिक फैसिलिटीज, जिसमें जो पॉश एरियाज होते हैं उनको प्रॉपर फैसिलिटीज मिलती हैं, लेकिन जो पुअर पीपल हैं दे आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ फैसिलिटीज। ठीक है, तो ये हमारी कंट्री में मेन प्रॉब्लम्स हैं। अदर देन दैट एनी अदर प्रॉब्लम? करंट प्रॉब्लम क्या है, करप्शन एंड ब्राइबरी। करप्शन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारी कंट्री में, करप्शन। रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते। हम बाकियों की बात क्या करें, हम खुद नहीं फॉलो करते। ठीक है, अगर आप देखते हो, आप ड्राइव कर रहे हो, आप इमीडिएटली देखते हो कि रेड लाइट है, कोई नहीं देख रहा, आप क्रॉस कर लेते हो। लेकिन क्या ऐसा दुबई या यूएसए कनाडा में होगा? नो, वहां पे नहीं होगा, क्योंकि हम इंडियंस यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते। लेकिन वहां पे स्ट्रिक्ट हैं, हमें पता है कि हमें देखा जा रहा है, और अगर हमें पकड़ लिया जाएगा तो पनिश करेंगे, पेनल्टी होगी और कंट्री में डिपोर्ट कर देंगे। डिपोर्ट मतलब कंट्री वापस भेज देंगे अगर वहां पे आप रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करो। हाँ हाँ, कंट्री के नहीं, जो दूसरे हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज क्लीनलीनेस। हमें आदत पड़ी हुई कि हमने खाया रैपर्स ऐसी पहनती है, क्या फॉरेन कंट्रीज में ऐसा करोगे? वहां पे सीसीटीवी कैमरास हैं, इमीडिएटली अगर ऐसा करोगे तो वहां पे क्या होगा, पेनल्टी, पनिशमेंट। आपके जो आपका पासपोर्ट है उसी पे ही जो है वो स्टैंप लग जाएगा। इट मींस दैट इज अ काइंड ऑफ वर्स्ट बिहेवियर यू आर शोइंग इन दोज कंट्रीज। तो इसका मतलब है कि हम इंडिया में रह रहे हैं, हम उसको टेक एज एडवांटेज ले रहे हैं कि हाँ जी यहाँ पे हम ही है तो हमें कोई नहीं कहेगा। लेकिन अपने आप आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा जब आप फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं। तो अगर आप वहां पे जाके चेंज होते तो यहाँ पे क्यों नहीं होते? ठीक है, तो हम जस्ट ये बात कर रहे हैं कि आफ्टर 75 years स्टिल वी आर फेसिंग दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स इन आवर कंट्री। एंड यही कुछ रीजंस हैं जिसके कारण हमारी कंट्री अभी भी क्या है, डेवलपिंग। कई कंट्रीज डेवलप कंट्रीज हैं, यूएसए, कनाडा, जर्मनी, न्यूजीलैंड डेवलप्ड कंट्रीज हैं, लेकिन हमारी कंट्री क्या है, डेवलपिंग। अभी भी डेवलपमेंट हो रही है, जरूरत है डेवलपिंग कंट्री। क्लियर? एनी डाउट बेटा? So with this we have completed this topic. Any doubt? Tanushka? Thank you.
you. Any doubt? Anvay, Mehak, Navroop, Raghav, Varun. Mehak, Hanji, Anvay, Navroop. Thank you, beta. I have sent revision test syllabus in the group. We have divided the syllabus into 3 parts. Those who are defaulters for notebooks, send your notebooks in the group. No doubt, beta. Okay, I'm going to end, beta.